इस लेक्चर में हम यूनिट 14 क्लास 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट नंबर 14 क्लास 10 environmental chemistry. So you can say in this atmosphere we will read about this. So let's start. So you can say that atmosphere is composed of these layers. The first one is troposphere. The second one is stratosphere. The third one is mesosphere. The fourth one is thermosphere, and the next one is exosphere. So we will discuss in detail next about these layers of atmosphere. So approximately 4.5 billion years ago, the Earth at the time of its formation was a hot mass which could not sustain life form. With the passage of time, it cooled gradually, and due to the condensation of steam into water, the formation of atmospheric gases and ozone layer in the atmosphere made the Earth suitable for life. तो ये बता रहे कि तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, यानी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो जो ज़मीन थी, जब ये बन रही थी तो उस वक्त ना ये एक हॉट मास था, यानी एक गर्म जो है ना मास था जिसमें ज़िंदगी का जो है ना सस्टेन होना नामुमकिन था, जिसमें ज़िंदगी पॉसिबल नहीं, यानी जिसमें रहना नामुमकिन था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ ये ठंडा होता गया, इट कूल्ड ग्रेजुअली, ये ठंडा होता गया, एंड ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इनटू वाटर। और जब स्टीम, यानी ये पहले गर्म था, उसके बाद ठंडा होता गया, और जब ठंडा होता गया तो जो स्टीम थी वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में तब्दील होती गई, और जब पानी में स्टीम तब्दील होती गई तो द फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेस एंड ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर मेड द अर्थ सुटेबल फॉर लाइफ। और जब स्टीम पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो गई तो उसके बाद फिर एटमॉस्फेयर बन गया, एटमॉस्फेरिक गैसेस जिसमें ओजोन लेयर भी शामिल है। तो उस एटमॉस्फेयर के बनने के नतीजे में ज़मीन पर फिर जो है लाइफ मुमकिन हो गई। यानी पहले तो ज़मीन जो है ये गर्म हॉट मास थी जिसकी वजह से उस पर रहना नामुमकिन था, लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ ये जो हॉट मास ऑफ अर्थ था ये स्टीम से पानी में तब्दील होता गया, जिसके नतीजे में एटमॉस्फेयर बन गया। फिर उस एटमॉस्फेयर बनने के बाद इस यानी ठंडा हो गया, तो उसके बाद फिर ज़मीन पे जो है ना ज़िंदगी के आसार मुमकिन होना शुरू हो गए। The branch of chemistry which deals with the study of environment and the changes occurring in it is termed as the environmental chemistry. अब environmental chemistry क्या चीज़ है? environmental chemistry ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम पढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, जो माहौलियात के हवाले से हम पढ़ेंगे, यानी एंड द चेंजेस अकरिंग इन इट, यानी इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जिसमें हम इन्वायरमेंट के हवाले से पढ़ेंगे, और इन्वायरमेंट में जो तब्दीली आती है, जो चेंजेस आती हैं, उसके हवाले से हम पढ़ेंगे। तो इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 4 नेचुरल सिस्टम्स। ज़मीन जो है ना 4 कुदरती निज़ाम पे मुश्तमिल होता है। तो उसमें कौन कौन से सिस्टम हैं? तो पहला है जियोस्फीयर, लिथोस्फीयर और सॉलिड अर्थ। दूसरा है, सेकंड वन इज हाइड्रोस्फीयर और वाटर। थर्ड वन इज एटमॉस्फेयर, एयर, एंड फोर्थ one is biosphere are all living things. Environmental chemistry deals with the study of this natural system. Their importance and the changes occurring in them. तो environmental chemistry जो है ये हमें बताता है स्टडी ऑफ नेचुरल सिस्टम। ये जो नेचुरल सिस्टम है, यानी ये नेचुरल सिस्टम है, ये सारा जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इसके बारे में हमें बताता है कि क्या चीज़ है, यानी कि जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर।
तो ये इनके हवाले से जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमें डिटेल बताएगा। तो और उसकी इसमें जो चेंजेस होती है उसके हवाले से भी बताएगा तफसील। तो you have already studied in your previous grades about the atmosphere, composition of air and our dependence on air. In this unit you will learn more about atmosphere and its layer. After studying this unit, you will be able to know the types of pollutants and their effects like global warming, acid rain, ozone depletion, etc. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, यानी एसिड रेन के हवाले से, और ओजोन डिप्लीशन के हवाले से, और टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स, इसके हवाले से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। First is the atmosphere. The thick protective blanket of air or gases around the earth which helps to sustain life is called atmosphere. Atmosphere क्या चीज़ है? Atmosphere basically thick protective blanket of air or gases around the earth. ज़मीन के इर्द गिर्द जो एक थिक प्रोटेक्टिव जो ब्लैंकेट होता है, यानी जो लेयर है, तो उसको हम कहते हैं, जो ज़मीन पे लाइफ को मुमकिन बनाती है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। यानी ज़मीन के इर्द गिर्द जो हवा की लेयर है, ब्लैंकेट है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो ज़मीन को प्रोटेक्ट करता है, उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। और जिसकी वजह से ज़मीन पे लाइफ के आसार जो है मुमकिन हो जाते, तो उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिंग शील्ड अराउंड अर्थ। एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्टिंग शील्ड के तौर पर काम करता है, यानी ज़मीन को बचाता है, मेकिंग इट यूनिक इन दी सोलर सिस्टम। तो ये जो प्रोटेक्टिव शील्ड है, ये सोलर सिस्टम में इसको एक यूनिक को बनाता है ज़मीन को। The major constituent of atmosphere are N2, nitrogen, oxygens. Its minor constituents are CO2 and argon, and some trace gases. The gases are forced to maintain near the Earth's surface by its gravity. An increase in altitude will decrease the density of the atmosphere. The temperature and pressure of the atmosphere also changes with the increase in altitude. तो ये बता रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर की जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है वो क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये उसकी मेन चीज़ें होती है, जो गैसेज है, जो हवा एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है। और इसके अलावा इसमें CO2 और आर्गन भी मौजूद होता है, और इसके साथ साथ सम ट्रेस गैसेज भी शामिल होती है। तो ये गैसेज जो है, ये यानी कि फोर्स टू मेंटेन या द अर्थ, दिस गैसेज आर फोर्स टू, ये जो गैस है इनको ज़मीन के करीब जो है ना उसको मेंटेन किया जाता है। ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी इन गैसेस को मजबूर करती है कि वो ज़मीन के करीब मौजूद हो। तो ग्रेविटी एक फोर्स है जो इन गैसेस को, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, स्ट्रेस गैसेस को वो फोर्स करती है, मजबूर करती है कि वो ज़मीन के करीब करीब रहे। तो एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड विल डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। जब हम ऊंचाई में जाएंगे, एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे हम, यानी जब हम ऊपर जाएंगे तो उससे क्या होगा, एल्टीट्यूड बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर आल्सो चेंजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जितनी हम उस पर हाइट पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे ज़मीन से ऊपर एटमॉस्फेयर में, तो उसके साथ साथ टेम्परेचर और प्रेशर भी चेंज हो जाता है। यानी ये डेंसिटी तो कम हो जाती है, साथ साथ टेम्परेचर और प्रेशर भी चेंज हो जाता है। तो इसी तरह द एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल for sustaining life on Earth. It contains oxygens which is necessary for all living things. It also absorbs the dangerous cosmic and UV radiations coming from the sun and acts as a protective layer. जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है इसकी वजह से ज़मीन पे लाइफ हो मुमकिन होती है, ज़मीन पे लाइफ सस्टेन हो जाती है, क्योंकि इसमें होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, विच इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए ऑक्सीजन का होना मस्ट है। तो एटमॉस्फेयर में चूँकि
ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो लिहाजा लिविंग जो थिंग्स है वो अपनी लाइफ को ज़मीन पे मुमकिन बनाते हैं, यानी वो जिंदा रहते हैं। It also absorbs the dangerous cosmic and UV ultraviolet radiations coming from the sun and acts as a protective layer। तो एटमॉस्फेयर का एक और फायदा ये है कि ये क्या करती है, ये डेंजरस जो कॉस्मिक एंड अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस है उसको जो जो सूरज से आ रही होती है उनको एब्जॉर्ब करती है, और इसीलिए एटमॉस्फेयर एज ए प्रोटेक्टिव लेयर फॉर काम करता है, यानी एज ए प्रोटेक्टिव लेयर फॉर अर्थ जमीन के लिए एक प्रोटेक्टर लेयर के तौर पर काम करता है। The atmospheric gases which are used in respirations and photosynthesis are called air। यानी हवा जो है एयर, ये इसमें होती है गैसेस, यानी एयर जो है ये गैसेस का मजमूआ है। तो इसको सांस लेने के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल पौधों में होता है, तो पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के अमल से या ना ये ऑक्सीजन को तैयार करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर सूरज की रोशनी की मौजूदगी में तो वो खुराक तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं। जबकि ये ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में पैदा हो जाता है, तो वो रेस्पिरेशंस में मुख्तलिफ जो एनिमल्स है, यानी जिसमें इंसान भी खासकर जो है ना वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो जिंदा रहते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का आपस में गहरा ताल्लुक है। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है जो जानवर रिलीज करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस के जरिए से ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है। तो फिर वही ऑक्सीजन दोबारा पौधों में जब बनती है तो फिर वो जानवर रेस्पिरेशन के दौरान इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इंसान जिंदा रहते हैं। तो ये जो है ना फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का आपस में गहरा ताल्लुक है। एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। जमीन पे हवा की वजह से जिंदगी मुमकिन है, यानी अगर हम जिंदा है तो हवा मौजूद है एटमॉस्फेयर में, इसलिए हम जिंदा है। अगर हवा ना होती तो हम जिंदा ना रहते। विदाउट एयर वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ। हवा के बगैर ज़मीन पे जिंदा रहना मुश्किल है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान हम ऑक्सीजन को सांस लेने के दौरान इनहेल करते हैं, यानी लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस लेने के दौरान बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी कि अंदर ले जाते हैं, जिसकी वजह से हम रेस्पिरेशन का अमल मुकम्मल करते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम खारिज करते हैं, तो वो फिर प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद फिर डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन विल चेंज विच विल कॉज प्रॉब्लम इन द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। तो अगर हम पौधों की तादाद जो है, नंबर ऑफ प्लांट्स जो है, यानी पौधों की तादाद को हम बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे जो ना डिक्रीज इन दी नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज द अमाउंट ऑफ। अगर हम पौधों की तादाद को ज़मीन पे कम करेंगे, यानी पौधों को यानी काटेंगे, या उसके बाद जब तक पौधों की तादाद कम हो जाएगी ज़मीन पे, तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाएगी। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाएगी, तो हवा में एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो हवा की जो कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, जिसमें पोल्यूशन जो ना शामिल है। यानी अगर हम पौधे ज़मीन पे कम है, तो फिर जो ये ऑक्सीजन बनाने का ख़जाना है, तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन की कमी वाक़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उसके नतीजे में फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए हमें
पौधों का ख्याल रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को ज़मीन पर उगाना चाहिए ताकि वो हमारे लिए ऑक्सीजन बनाता रहे और हमारा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो तकमील के मराहल से गुजरता रहे। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें होती है, यानी एटमॉस्फेयर कौन सी गैसेस पर मुश्तमिल होता है। तो द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज वेरिएबल। एटमॉस्फेयर जो है वो उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं होती, वो वेरिएबल होती है। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस, यानी एटमॉस्फेयर हर जगह सेम नहीं होती बल्कि ये टाइम और जगह की मुनासिबत से ये चेंज होता रहता है। द एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ किस्म की गैसेज होती है जिसमें पानी भी इंक्लूडिंग वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, यानी मुख्तलिफ गैसेस होने के साथ साथ उसमें पानी भी होता है और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू मेन गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये मेन गैसेज है, सबसे जो ज़्यादा मकदार में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ दिस टू गैसेज। तो ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये एटमॉस्फेयर में 99% मौजूद होते हैं, यानी जो मैक्सिमम कंपोजिशन है उसकी एटमॉस्फेयर की उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन शामिल होते हैं जो कि 99% है। तो इसके अलावा अदर गैसेस लाइक आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हेलियम एक्सेट्रा फॉर्म द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इनके साथ साथ बाकी भी गैसेस एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, जैसे कि आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और इसके अलावा नियॉन है, हीलियम है। तो ये भी एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है, लेकिन ये बहुत थोड़ी मकदार में मौजूद होती है। द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अप्रॉक्सीमेटली 4.5 into 4.5 to 5 into 10 raised to the power 15 metric tons। तो ये उसकी मास एटमॉस्फेयर की, द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज 0.0013 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये उसकी डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, विच ग्रेजुअली डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड। यानी अगर हम अल्टीट्यूड पे जाएंगे, यानी अगर हम हाइट पे जाएंगे तो जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो कम होगी, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर कि जब हम जब हम गुब्बारे उड़ाते हैं जिसके अंदर हीलियम गैस होता है या हाइड्रोजन गैस होता है तो वो ऊपर जाते हैं, और जितना फिर ज़्यादा ऊपर जाते हैं यानी फिर वो उस एक ख़ास स्टेज आता है जिसमें वो मज़ीद ऊपर जाने की बजाय तिरछा जो है ना जाना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह है कि जो गुब्बारे के अंदर गैस भरी होती है वो हीलियम या हाइड्रोजन भरी होती है, तो जब ये नीचे से उड़ रहा होता है ज़मीन से तो वहाँ पे चूंकि हवा की डेंसिटी ज़्यादा होती है और अंदर जो गैस भरा होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, तो जिसकी वजह से जो गुब्बारा है वो ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि हमेशा जो हल्की चीज़ें ऊपर जाती है और भारी चीज़ नीचे जाती है। तो हवा चूंकि उस दौरान भारी होता है तो वो नीचे रहता है और जो गैस अंदर भरे होते हैं या हीलियम या हाइड्रोजन वो, तो उसकी वजह से गुब्बारा ऊपर की तरफ जाता है। अब जैसे ही ऊपर जाता है चूंकि ऊपर एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है, तो एक खास स्टेज आता है जिसके दौरान जो एटमॉस्फेयर यानी हवा की जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, यानी ऑलमोस्ट जो अंदर गैस भरा होता है उसके बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से गुब्बारा ऊपर जाने की बजाय फिर साइड पे जाना शुरू कर देता है। The detail of different gases of the atmosphere are given in the table 14.1 in the figure 14.1। ये टेबल दिया गया है, तो इसमें जो है सीरियल नंबर ए, तो मेन गैसेस अमाउंट इन परसेंटेज। तो मेन गैसेस क्या है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो गैसेस हैं 1 और 2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें नाइट्रोजन जो है 78.1% है एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन जो है 20.9% है। तो दो को अगर हम मिलाएंगे तो ये 99% बन जाते हैं। तो ये दो एटमॉस्फेयर में मेन गैस है जिसकी टोटल परसेंटेज बनती है 99%। इसके अलावा जो सेकेंडरी गैसेस हैं जो थोड़े मकदार में पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वो है आर्गन जो कि 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, हाइड्रोजन है 0.01% और नियॉन है 0.0018%। इसी तरह हीलियम जो है ये 0.0005%
ओजोन जो है ये 0.0006%। तो ये गैसेस जो है इनको कुल मिला के 0.99% बनता है। और इसके अलावा वाटर वेपर्स हैं वो भी तकरीबन 4% तक होते हैं। यानी अब बी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ए में जो गैसेस हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये कितने हैं 99% है 99%। और यहाँ पर बी में जो ये सेकेंडरी गैसेस हैं ये 0.99% है। तो ये क्या है 99% और ये 0.99% है। और इसके अलावा जो वाटर वेपर्स है वो भी 4% तक होते हैं एटमॉस्फेयर में। यानी यहाँ पर एटमॉस्फेरिक जो कंपोजिशन है परसेंटेज ऑफ गैसेस दैट मेक अप द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रोजन जो है 78% है और बाकी ऑक्सीजन जो है वो 21% है। और जो बाकी क्या है सेकेंडरी गैसेस है। तो मेन जो चीज़ें हैं वो मेन जो गैस है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं? तो द एटमॉस्फेयर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। इट surrounds the earth from all sides. Generally it extends up to about 500 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ये बता रहे कि जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी ज़मीन का एक अहम हिस्सा है। तो इसने ज़मीन को घेरा होता है हर तरफ से, यानी ज़मीन के इर्द गिर्द हर तरफ एटमॉस्फेयर पाया जाता है। तो इसकी ये कहाँ तक होता है, ये 500 किलोमीटर तक होता है। यानी ज़मीन से आप जिस तरफ भी जाएंगे ऊपर तो ये जो है ना 500 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर मौजूद होता है। The atmosphere can be divided into many layers based on the variation in temperature. ये -92 डिग्री सेल्सियस टू 1200 degree Celsius in each layer. The pressure of the atmosphere at the sea level is 1 atmosphere, but at high altitude it decreases. तो ये बता रहे कि जो एटमॉस्फेयर है उसको हम मज़ीद काफ़ी लेयर्स में तकसीम करते हैं। और बेस्ड ऑन दी वेरिएशन यानी टेम्परेचर, ये जो लेयर्स है मुख्तलिफ किस्म की, इसमें टेम्परेचर भी मुख्तलिफ होता है। यानी -92 भी होता है और से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उसमें पाया जाता है ईच लेयर, हर लेयर में। और इसके साथ साथ प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर सी लेवल का जो होता है वन एटमॉस्फेयर होता है, जबकि हाई एल्टीट्यूड पे ये जो प्रेशर है ये कम हो जाता है। तो द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 layers. First one is troposphere, second one is stratosphere, mesosphere, thermosphere, लोनोस्फेयर। तो ये जो 4 पार्ट्स है एटमॉस्फेयर के, यानी हम एटमॉस्फेयर को इन 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो here you will study only the 2 layers, so these are the troposphere and the stratosphere. तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 लेयर्स पढ़ेंगे। वो कौन से हैं? एक ट्रोपोस्फेयर है और दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अर्थ है, अर्थ से 12 किलोमीटर के फासले पे ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है। ये 12 किलोमीटर पे जो हम ऊंचाई पे जाएंगे तो ट्रोपोस्फेयर 12 किलोमीटर तक होता है। 12 किलोमीटर के बाद फिर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर होता है। उसके बाद 50 किलोमीटर से ऑनवर्ड फिर मेसोस्फेयर होता है और वो 80 किलोमीटर तक होता है, 80 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर के बाद फिर थर्मोस्फेयर शुरू हो जाता है और ये होता है 320 किलोमीटर तक होता है। तो 320 किलोमीटर के बाद फिर एक्सोस्फेयर शुरू हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ यानी कि डिस्टेंसेज है जो मुख्तलिफ एल्टीट्यूड पे दिए गए, जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, thermosphere and exosphere शामिल है। तो the first one is troposphere. The first layer of the atmosphere which is closest to the surface of the earth is called troposphere. तो ट्रोपोस्फेयर क्या है? जो पहली जो लेयर है, ये फर्स्ट लेयर हो एटमॉस्फेयर का, जो फर्स्ट लेयर है जो ज़मीन के
बहुत करीब है, ये ज़मीन के बहुत करीब है, जो बिल्कुल ज़मीन से के साथ ही होता है, तो उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपो मीन्स टर्निंग और चेंजिंग। ट्रोपो का मतलब है चेंजिंग या टर्निंग, यानी द कंडीशंस इन दिस लेयर आर मोर वेरिएबल देन एनी अदर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंडीशन जो होती है इनमें ज़्यादा, यानी ये जो ट्रोपोस्फेयर है, ये यहाँ तक जो है ना, ये जो दिया गया है, इसमें कंडीशन जो है ना, ये वेरिएट करती रहती है दूसरी लेयर्स के मुकाबले में, चेंज होती रहती है कंडीशंस ट्रोपोस्फेयर में, जो कि 12 किलोमीटर तक होता है। वी लिव इन ट्रोपोस्फेयर, तो हम जो रहते हैं, यानी इंसान जो रहते हैं, इंसान और जानवर और मुख्तलिफ किस्म के लिविंग जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में मौजूद होते हैं, यानी ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। The average height of this layer from the earth is about 11 kilometer. It heights depends upon the latitude, season and pressure. तो ये जो ट्रोपोस्फेयर है, इसकी जो हाइट है, ये तकरीबन 11-12 किलोमीटर तक होती है। और इसकी जो हाइट है वो डिपेंड करता है जो लैटिट्यूड है, सीजन है और प्रेशर है, यानी सीजन और प्रेशर के साथ साथ ये जो भी चेंजेस आती रहती है। Almost all of the dust particles and water vapors are present in this layer. यानी जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है और वाटर वेपर्स है, ये इस लेयर में मौजूद होते हैं, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में मौजूद होते हैं। All weather phenomena like cloud formation, so winds, rainfall, snowfall takes place in this layer. तो जो ट्रोपोस्फेयर है, इसमें ये सारे जो फिनमिना है, ये वाक़या हो रहे होते हैं, जिनमें क्लाउड फॉर्मेशन, बादलों का बनना, ये भी उसमें, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में ये बन रहे होते हैं। बादल जो है, इस तरह हवा, विंड्स, हवा भी जब चलती है तो या मौजूद होती है, तो वो ट्रोपोस्फेयर में मौजूद होती है। इसके अलावा बारिश भी होती है उसमें ट्रोपोस्फेयर में। और स्नोफॉल, जब बर्फबारी होती है, वो भी ट्रोपोस्फेयर में होती है। यानी ट्रोपोस्फेयर की लेयर में ये सारी चीज़ें होती है। क्लाउड फॉर्मेशन, विंड्स, रेनफॉल, स्नोफॉल takes place in this layer of troposphere. 70 to 75% of the atmospheric gas is present in this layer. तो ट्रोपोस्फेयर में 70 से 75% जो एटमॉस्फेरिक गैस है मौजूद होती है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो ट्रोपोस्फेयर में जो मेन गैसेज है वो क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हैं। द एयर ऑफ दिस लेयर इज वार्मर देन एनी अदर लेयर। तो इस लेयर में जो हवा होती है वो गर्म होती है दूसरे लेयर्स के मुकाबले में, क्योंकि इट इज सीटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिलो। क्योंकि ये जो लेयर है, इसमें जो हवा होती है वो गर्म इसलिए होती है क्योंकि इसको ज़मीन के सरफेस से इसको हीट मिलती है, जिसकी वजह से ये हवा गर्म हो जाती है। द लेयर ऑफ द लेयर ऑफ एयर The layer of air which is warmer tends to rise up and cold air flow to cover the space. तो ये जो लेयर है, दी लेयर ऑफ द एयर, यानी ये जो गर्म लेयर है हवा की, ये क्या होती है? टेंड टू राइज अप, ये ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि हमेशा जो गर्म हवा ऊपर जाती है और जो ठंडी हवा है वो नीचे जाती है। एंड कोल्ड एयर फ्लोज टू कवर द स्पेस, गिविंग राइज टू विंड मोमेंटम। तो ये जो हवा की जो, यानी गर्म और ठंडी हवा की जो यानी ट्रेवलिंग है, कम्युनिकेशन है, ये ऊपर जाना या नीचे जाना, तो जिसकी वजह से ये जो आंधी का बायस बनती है, जो राइज इज दी विंड मोमेंट, जो हवा की जो मूवमेंट है उनको तेज करती है। द टेम्परेचर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो जिससे क्या होता है? टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है पर किलोमीटर। यानी यानी जब हम ऊपर जाते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या मिलता है? कम मिलता है। यानी ऊपर
टेम्परेचर डिक्रीजेज द रेट ऑफ किलोमीटर द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज। तो टेम्परेचर हमें क्या मिलता है 6.5 डिग्री रेशो से कम मिलता है जब हम एल्टीट्यूड को बढ़ाते हैं। The changes in temperature of atmosphere with increase with high at height is called lapse rate। तो इसको कहते हैं lapse rate। The average temperature near the surface is 15 degree Celsius while it is -56 at the top। तो जो एवरेज टेम्परेचर है इसमें ज़मीन की जो सरफेस के पास वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि टॉप पे होता है -56 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर, मॉइस्चर कंटेंट एंड डेंसिटी ऑफ एयर आल्सो इंक्रीजेज विद हाइट। जब हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर, मॉइस्चर कंटेंट और डेंसिटी जो एयर की होती है वो भी कम हो रही होती है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो डेंसिटी है वो कम हो रही होती है, क्योंकि फिर गुब्बारा क्या होता है, वो ऊपर जाने की बजाय यानी तिरछे जाना शुरू कर देते साइड पे। बिकॉज ऑफ दिस पीपल एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन। तो ये जो है डेंसिटी ऑफ एयर चूँकि ऊपर कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो लोग काफ़ी जो है ना हाइट पे जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो वो उनको एक मुश्किल पेश आती है, सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। क्योंकि जब हम ऊपर हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर यानी वो जो है मॉइस्चर वगैरह और डेंसिटी ये चीज़ें कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर। द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज अबव द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटो मीन्स स्प्रेड आउट। तो ट्रोपोस्फेयर के बाद जो दूसरी लेयर है वो स्ट्रेपोस्फेयर है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेपोस्फेयर। इट स्टार्ट्स एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम 11 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव द सी लेवल। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये चूँकि पहले ट्रोपोस्फेयर हमने पढ़ा है कि वो 11 किलोमीटर तक, 11-12 किलोमीटर तक होता है, तो 11-12 किलोमीटर के बाद फिर 50 किलोमीटर तक होता है स्ट्रेटोस्फेयर। द मेजर component of the major component of the stratosphere is ozone, O3। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ओजोन होता है, जिसको हम उसका फार्मूला है O3। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो ओजोन लेयर पर मुश्तमिल होता है एट ए हाइट ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर। यानी 30 किलोमीटर पर जब हम जाते हैं तो उसमें ओजोन लेयर हमें मिलता है, तो इसलिए therefore it's called ओजोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर। तो चूंकि इसमें ओजोन लेयर पाया जाता है तो इसलिए इसको हम कहते हैं ओजोनोस्फेयर। द कंसंट्रेशन ऑफ द ओजोन इंक्रीजेस with increase of height and is maximum at 30 किलोमीटर। जब हम हाइट पे जाते हैं तो ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, और इसकी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है वो 30 किलोमीटर तक होती है, 30 किलोमीटर तक। द ओजोन इज प्रोड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन, अब ओजोन कैसे पैदा होता है एटमॉस्फेयर में? ओजोन इज प्रोड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर व्हेन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ओजोन कैसे बनता है? ओजोन तब बनता है जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब करता है, और उसके नतीजे में ये ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो डिकम्पोज होके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो विच इमीडिएटली रिएक्ट्स विद अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यही जो एटॉमिक ऑक्सीजन है, एटॉमिक ऑक्सीजन जो है ये फिर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ O3। तो उसके नतीजे में ओजोन मॉलिक्यूल O3 बन जाता है। तो ये उसका रिएक्शन है ओजोन बनाने का। तो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो एटॉमिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके O3 बना लेता है। ओजोन एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशंस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो ओजोन का फायदा ये है कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करता है, और हमें जो है ना जो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूरज की तरफ से आ रही होती है उनसे हमें बचाता है।
यानी सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही होती है वो ओजोन लेयर उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हम उन यूवी रेडिएशंस के असरात से बच जाते हैं। तो अगर ओजोन लेयर ना होती तो फिर क्या होता है, विच कैन कॉज स्किन कैंसर एंड डैमेजेस इन दी वेजिटेशंस। तो अगर ओजोन लेयर ना होता तो फिर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सूरज से आती जो हमारे स्किन को ख़राब करती और यानी उस पर उसके नीचे में स्किन कैंसर बन जाता। और इसके अलावा जो वेजिटेशंस हैं यानी सब्जियां मुख्तलिफ किस्म की जो, तो उनको भी ये डैमेज कर देती। तो यानी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो बड़ी ख़तरनाक है और सूरज से आ रही होती है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ज़मीन को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए तो ओजोन लेयर का होना ज़रूरी है। दी क्लोरोफ्लोरोकार्बन and ultraviolet radiation from the sun break down the ozone molecule into monatomic oxygen and diatomic oxygen, resulting in the damage to the ozone layer. तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये क्या करते हैं, जो सूरज से आ रही होती है ये बाज़ औक़ात होता है कि ये ओजोन लेयर को ब्रेक कर लेती है, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन मालिक्यूल और एटॉमिक ऑक्सीजन बन जाता है। तो जिसके नतीजे में यानी हम कह सकते हैं कि ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वेदर बिलोन्स एंड जेट एयरक्राफ्ट लाई इन दिस रीजन, यानी जो जो बिलोन्स होते हैं, वेदर जो मौसमी बिलोन्स होते हैं या जो जहाज होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, वो इस रीजन में उड़ते रहते हैं। एज द एयर प्रेजेंट इन दिस लेयर इज अ वेरी थिन, क्योंकि इस लेयर में जो यानी स्ट्रेटोस्फीयर में इस लेयर में जो एयर है वो काफ़ी थिन होती है, जिसकी वजह से ये जो एयर बिलोन्स है, वेदर बिलोन्स है और एयरक्राफ्ट है इन इस रीजन में उड़ते रहते हैं। दिस इंक्रीजेज द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो चूँकि हवा थिन होती है, नरम होती है, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट की जो एफिशिएंसी है फ्यूल की वो बढ़ जाती है इन स्ट्रेटोस्फीयर में। The temperature increases from -56 to -2 डिग्री विथ हाइट। तो टेम्परेचर भी क्या होता है, ये बढ़ता है, -56 से 152 तक ये बढ़ जाता है। तो दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो बढ़ता है, दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन विच एब्जॉर्ब्स द यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो ये टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये ओजोन की मौजूदगी की वजह से बढ़ते हैं, क्योंकि ये ओजोन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो सूरज से आ रही होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर को दिया गया है। तो अगर हम देखें तो पहला है जो ट्रोपोस्फेयर है, तो इसकी जो हाइट फ्रॉम दी अर्थ सरफेस टू इन किलोमीटर, तो ये 11 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद टेम्परेचर इसमें कितने तक होता है, 15 से 15 टू -56 डिग्री सेल्सियस। तो ये ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर यहाँ तक जाता है और 11 किलोमीटर तक होता है। इसके अलावा स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लेयर, जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी जो खास खसूसियात है वो क्या है, लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, ये लेयर जो है यानी ये ट्रोपोस्फेयर जो है ज़मीन के करीब होती है। एंड्स एट द ट्रोपोस्फेयर अपर एज ऑफ ट्रोपोस्फेयर। इसके अलावा जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये 11 से 50 किलोमीटर तक होता है और इसमें टेम्परेचर -56 से -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, यानी टेम्परेचर में मजीद चेंजेस आती हैं। लेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर एंड एंड्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसमें जो है ऊपर यानी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या होता है, ओजोन लेयर होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है, जिसके जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर ये 50 से 50 किलोमीटर तक होता है और इसमें टेम्परेचर -2 से -92 तक हो चला जाता है। लेयर अबव दी स्ट्रेटोस्फेयर एंड स्ट्रेटो द मेसोस्फेयर। तो ये मेसोस्फेयर जो है ये क्या होता है,
उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर के बाद शुरू होता है, उसके बाद है थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर जो है ना ये क्या है, ये 85 से 500 किलोमीटर तक होता है और टेम्परेचर इसका -92 से 1200 तक होता है, यानी ये गर्म, इसमें बहुत टेम्परेचर ज़्यादा होता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये थर्मोस्फेयर में होता है। तो लेयर अबाउट द मेसोस्फेयर absorb द सोलर रेडिएशंस। तो मेसोस्फेयर यानी कि थर्मोस्फेयर में की जो लेयर है उस वो क्या करते हैं, वो सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर ये ग्राफ दिखाया गया है, ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर ये 50 किलोमीटर तक होता है, उसके बाद मेसोस्फेयर होता है। तो मेसोस्फेयर ये यहाँ तक होता है, उसके बाद फिर थर्मोस्फेयर शुरू हो जाता है। और यहाँ पे ये अल्टीट्यूड है, यानी ये 50 किलोमीटर तक है जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये 50 किलोमीटर तक है। तो उसके बाद जो मेसोस्फेयर है वो भी जो है ना आगे इसका है, ये अल्टीट्यूड है। और यानी इसमें माइल में, ये माइल में दिया गया है और ये किलोमीटर में दिया गया है। तो ये इस तरह का किलोमीटर बढ़ते हैं जब हाइट पे जाते हैं, तो ये भी हाइट दिखाया गया है। जब हम हाइट पे जाते हैं ऊपर तो फिर क्या होता है, ये मुख्तलिफ जो लेयर्स है एटमॉस्फेयर के ये आते रहते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी साथ साथ चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि एक्सोस्फेयर इज बियॉन्ड द थर्मोस्फेयर layer. It is the transitional space between the Earth atmosphere and the outer space. Due to the presence of ions, the thermosphere is also called ionosphere. तो ये उसके बारे में बताया गया एक्सोस्फेयर और आयोनोस्फेयर के बारे में। Importance of atmosphere. The atmosphere plays a very important role in the living organisms and it protects life on Earth, serving the following functions. एटमॉस्फेयर की अहमियत बयान की गई है कि उसकी क्या अहमियत है। ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स। तो ऑक्सीजन जो है ये जो बनी हुई इंसान है, जो यानी इंसान है और जानवर के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर दी प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिस तरह ऑक्सीजन जो ना इंसानों के लिए ज़रूरी होता है, इस तरह पौधों के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन इज़ आल्सो यूजफुल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। नाइट्रोजन भी पानी के लिए भी उसके प्लांट्स के लिए भी, पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जो प्लांट्स है उसको नाइट्रोजन मिले तो उनकी ग्रोथ अच्छी तरह होती है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर गोस ऑन चेंजिंग्स एंड डायरेक्टली अफेक्ट द प्लांट्स एंड लिविंग बींग्स। तो वाटर वेपर जो है, जो एटमॉस्फेयर है, वो चेंज होते रहते हैं डायरेक्टली, और जिसकी वजह से प्लांट्स और जो लिविंग बींग्स है उसको भी अफेक्ट करते रहते हैं। ओजोन प्रोटेक्ट्स ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो ओजोन की जो लेयर है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, और वो अहमियत ये है कि ये जो अर्थ पे जो ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ, यानी जितने भी जानवर और इंसान रहते हैं ज़मीन पे, ये जो लिविंग थिंग्स है ज़मीन पे जो रहते हैं, उसको अल्ट्रावायलेट की जो हार्मफुल रेडिएशन है, जो हार्मफुल इफेक्ट्स अल्ट्रावायलेट की जो सूरज से आ रहे होते हैं उनसे बचाते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ओजोन जो लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से मुख्तलिफ जो लिविंग थिंग्स है ज़मीन पर उनको बचाते हैं। Similarly, ozone absorbs the energetic ultraviolet radiations. Ozone energetic ultraviolet radiations को भी absorb करता है, while allow the passing of important visible radiations. बाकी जो visible radiations है उनको जाने देती है कि वो ज़मीन पर पहुंच जाए। It keeps the earth the earth's surface warm through heat retentions, making possible a comfortable average temperature of plus minus 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो एटमॉस्फेयर है
ये क्या करता है, जो अर्थ सरफेस है उसको गर्म रखता है, क्योंकि ये हीट को रिटेन करता है जो सूरज से आ रही होती है, यानी हीट को रिटेन करती है, उसको आगे वापस जाने नहीं देती, जिसकी वजह से जो कंफर्टेबल टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस ये बरकरार रहता है। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर है वो इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव हीटिंग ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, ये सूरज को ज़्यादा गर्म होने से बचाता है एट ए डे, दिन के टाइम, एंड एक्सेसिव कूलिंग एट नाइट, यानी जो एटमॉस्फेयर है वो ज़मीन को रात दिन के वक्त ज़्यादा गर्म होने से बचाता है और रात के वक्त ज़्यादा ठंडा होने से बचाता है, तो जिसकी वजह से बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर वेरिएशंस, तो ये टेम्परेचर जो उसको मेंटेन रखता है रात और दिन के टाइम। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर है ये कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड फॉर रेस्पिरेशन। तो एटमॉस्फेयर है उसकी अहमियत ये भी है कि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पर मुश्तमिल होता है, जो कि यानी कि जो रेस्पिरेशन के लिए और प्लांट्स के लिए इनका बड़ा अहम रूल होता है, जो और मुख्तलिफ किस्म की जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी अहम इनका रोल होता है। It protects the surface of the earth. In the atmosphere, protect the surface of the earth and all life existing on earth from small meteoroids and heats of the atmosphere due to friction. Similarly, it serves as an integral part of the cycles of carbon, nitrogen, oxygen, phosphorus, and sulfur on earth. It helps in flow of energy. Atmosphere is a vital carrier of water from ocean to land, which is very important for hydrological cycles and water vapors through the dynamic process of airflow. तो एटमॉस्फेयर जो है ये फ्लो ऑफ एनर्जी में बड़ा अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये कैरियर ऑफ वाटर फ्रॉम ओशन टू लैंड, यानी जब बारिश होती है तो वो समुंदर से जो वेपर्स बनते हैं तो वो क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में बादल बन के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से ये समंदर से जो वेपर्स बनते हैं वो पानी की सूरत में या बादलों की सूरत में फिर ये मुख्तलिफ ज़मीन के मुख्तलिफ मकामात पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पर बारिश होती है, जिसकी वजह से इसका एक अहम रोल होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर hydrological cycle or water vapor store dynamic process for airflow. It helps in radio communications. Atmosphere radio communication में भी बड़ा हम किरदार अदा करती है. It helps in movement of aircraft. So जो जहाज भी जो एटमॉस्फेयर में उड़ते हैं, it maintains the heat balance of the earth by absorbing the heat radiations and re-emitted by earth surface. तो ये जो है ना ये हीट बैलेंस को भी ज़मीन के ऊपर जो है ना जो हीट बैलेंस है उसमें भी एटमॉस्फेयर का बड़ा अहम 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 रोल होता है. एटमॉस्फेयर अलाउ विजिबल रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन, ये विजिबल रेडिएशंस को जाने देती है ज़मीन पे जो एटमॉस्फेयर है. एज ए रिजल्ट वी कैन सी, इसकी वजह से हम देख सकते हैं, इट एड्स इन रिमूवल डिस्पर्जन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स. तो इट एड्स द इन रिमूवल डिस्पर्जन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ पॉल्यूटेंट. तो एटमॉस्फेयर जो है क्या करता है, रिमूवल डिस्पर्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ जो पॉल्यूटेंट्स है उनको भी उन्हें भी इनका बड़ा अहम रोल होता है. तो दिस इज अबाउट द एटमॉस्फेयर. So next we will discuss about the air pollution in next video. So thanks for watching.